Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to YouTube channel Chemistry with Shah. I am Sid Zubair Shah और today our topic is ionization energy. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ionization energy क्या है। क्लास 9th, क्लास 10th और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर और बीएस लेवल पे ये टॉपिक बहुत अहम है केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर हम इसकी डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन इसकी है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from valence shell of an isolated gaseous atom to form a cation। हमारे पास एनर्जी की वो अमाउंट, वो मिकदार जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने से रिलीज होती है या रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसके अगर दूसरी डिफिनेशन हम देखें तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू फॉर्म अ केटाइन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास वो एनर्जी जो किसी भी केटाइन को बनाने में जो इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास एक अमाउंट है सोडियम जिसकी एटॉमिक नंबर है Z। अगर हम सोडियम के डायग्राम को देखें तो इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे यहाँ स्टेबिलिटी चाहती है। चाहे हम इंसान हैं तो हम भी दुनिया में स्टेबिलिटी चाहते हैं कि हम किसी न किसी स्टेज पे जाके स्टेबल हो जाए। इसी तरह एलिमेंट भी स्टेबिलिटी चाहती है। वो स्टेबिलिटी कैसी चाहती है कि इसका आखिरी ऑक्टेट या डुप्लेट इसका कंप्लीट हो, मतलब इसके आखिरी शेल में या 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो तब ये स्टेबल होगा। इसी तरह अगर हम सोडियम के एटॉमिक नंबर को देखें तो 11 है और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम को स्टेबल होने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हम, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन सी है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट क्या है तो इसका यूनिट है किलो जाउल पर मोल या जाउल पर एटम। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की नेचर क्या है? नेचर से मुराद आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो आप नाम से जाहिर है कि द एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये हमारे पास कौन सी है? एक्सोथर्मिक है, सॉरी एंडोथर्मिक है। मतलब एनर्जी हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, अगर हम एनर्जी नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। तो दिस इज इट इज क्लियर दैट कि नेचर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक। अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें, सोडियम हमारे पास सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 11 और प्रोटॉन कितने हैं? वो भी 11। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या किया? हमने इसको एनर्जी दी और एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया तो इसका आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 8 और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बना कि इलेक्ट्रॉन अब सोडियम के कितने हैं? 10 और प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो इसके ऊपर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ गया कि यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं तो प्रोटॉन ज्यादा है तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम इसको देखें, जो आयोनाइज है, जो केटाइन बन गया हमारे पास, उसके आखिरी शेल, पहले शेल में 2 और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और बस ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो इससे वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो है 496 किलो जाउल पर मोल। अब आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे कौन से फैक्टर है? अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास वो कौन से फैक्टर है जो क्या करेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करेंगे, या ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। अब वजह क्या है इसकी कि जब एटॉमिक साइज हमारे पास ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम होगा। दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगा वो कम होगा। जो फोर्स कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मतलब कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी गैसियस या आइसोलेटेड एटम से रिमूव करने के लिए। जो हमारे पास दूसरा इफेक्ट है वो क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। स्क्रीनिंग
इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम हमारे पास ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। हमारे पास हमने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, लेकिन यहां पर जो क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इंटरवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ज्यादा है। तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच में आते हैं, इनकी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी। तो इसलिए शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन बीच में इंटरवेलेंट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो हमारे पास एनर्जी कम होगी, और अगर इंटरवेलेंट इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो तीसरा फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्जेस। न्यूक्लियर चार्जेस क्या होते हैं कि जो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस होते हैं, न्यूक्लियस के चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो चार्जेस अगर ज्यादा होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अगर वो चार्जेस कम होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो न्यूक्लियर चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या है कि द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट द शार्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेल्फ। हमारे पास किसी भी एटम की टेंडेंसी कि जो उसकी न्यूक्लियस आखिरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी ज्यादा होगी तो भी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, अगर कम होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इट्स मीन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद जो हमारे पास पांचवा फैक्टर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक पूरा टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। मतलब हमारे पास के शेल होगा, एल शेल, एम शेल, एन शेल। के शेल इज ग्रेटर देन एल, एल इज ग्रेटर देन एम, एम इज ग्रेटर देन एन। मतलब के में अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एल में से रिमूव करेंगे तो के निस्बत उसकी एनर्जी कम होगी, अगर एम से रिमूव करेंगे तो एल की निस्बत उसकी एनर्जी कम होगी। इस तरह अगर एन से करेंगे तो एम की निस्बत इनकी एनर्जी कम होगी। अब ये थी आयोनाइजेशन एनर्जी और इसके फैक्टर, उसके यूनिट। अब देखते हैं कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है। अब मिसाल के तौर पर हम टूवर्ड्स ग्रुप जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। अगर हम अलोंग द पीरियड्स जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो हम देखते हैं अलोंग द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, इसके कुछ रीजन है। वो रीजन ये है कि हमारे पास अलोंग द ग्रुप जब हम ट्रेवल करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्जेस हमारे पास डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास डिक्रीज होती है। तो इन फैक्टर की वजह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। हमारे पास ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो लिथियम की हमारे पास क्या है 520 किलो जॉल पर मोल आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर 496, 419, 403, 376 और हमारे पास फ्रेंशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 380। अब 380 क्यों है, ये 380 एक्सेप्शनल केस है, एक स्पेशल केस है। ये जो है ये हमारे पास लेंथेनाइड्स की इससे कॉन्ट्रैक्शन इसकी होती है, मतलब जो इसका साइज होता है वो छोटा होता है। साइज के छोटा होने की वजह से जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्जेस है वो ज्यादा होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास ज्यादा होता है, तो इसलिए ज्यादा एनर्जी पर मोल आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर 496, 419, 403, 376 और हमारे पास फ्रेंशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 380। अब 380 क्यों है, ये 380 एक्सेप्शनल केस है, एक स्पेशल केस है। ये जो है ये हमारे पास लेंथेनाइड्स की इससे कॉन्ट्रैक्शन इसकी होती है, मतलब जो इसका साइज होता है वो छोटा होता है। साइज के छोटा होने की वजह से जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्जेस है वो ज्यादा होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास ज्यादा होता है, तो इसलिए ज्यादा एनर्जी फ्रेंशियम से कोई भी मॉलिक्यूल रिमूव करने, एटम रिमूव, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। अगर हम इससे अलोंग द पीरियड देखें तो अलोंग द पीरियड हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है कि हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्जेस हमारे पास इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इंक्रीज होती है, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब हमारे पास पीरियड नंबर 2 है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन।
अब देखते हैं लिथियम की एनर्जी है 520 किलो जूल पर मोल। इस तरह बेरिलियम की 899 ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। 1080 कार्बन की, यहां पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी एनर्जी है 1402 किलो जूल पर मोल, मतलब एकदम ज्यादा हो गई है। तो इसकी ज्यादा होने की वजह ये है कि ये हाफ फील्ड, इसके जो आखिरी ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 3p3, मतलब इसका जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने हैं, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन के एटम के निस्बत या एलिमेंट के निस्बत ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसको, नाइट्रोजन से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। अगर हम इस तरह आगे देखें 1313 ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की 1681 किलो जूल पर मोल। अगर नियान की हम देखें तो वो उसकी क्या है 2080, मतलब 1681 से एकदम 2080 पे पहुंच गई। तो वो क्यों, वो भी इसी वजह से कि इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 3p6, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 और 6। ये जो हमारे पास इसका आखिरी ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, वो कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये थी आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मजीद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस को हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।